अवार्ड ऐसी चीज होती है जो मिलने के बाद जिसको अवार्ड मिलता है उसका उत्साह और बढ़ता है। और आपने जो अच्छा काम किया उसके लिए अवार्ड मिला है और इससे इतना उत्साह और प्रेरणा मिलेगी कि और अच्छा काम आपके जीवन में आपके हाथ से होगा। इसलिए भगवान आपको आशीर्वाद दे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। इस कार्यक्रम में आने का मेरा एक उद्देश्य था। उद्देश्य ये था कि मैं स्कूल के प्रिंसिपल से मिलना चाहता था, क्योंकि हमारे देश में रोड सेफ्टी की समस्या बहुत गंभीर है। हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है और करीब 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। टोटल 3% और जीडीपी का लॉस होता है। और मरने वाले लोगों की जो संख्या है, जो आयु है, उसमें 18 से 34 वयोगट के 65% जवान लड़के और लड़कियां मर जाती है। कोई डॉक्टर होती है, कोई इंजीनियर होती है। और ये हमारे लिए कोई लड़ाई में, दंगों में, कोविड में जितने लोग नहीं मरते, उससे कई गुना ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। और विशेष रूप से आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, आपने अगर मन में ठान लिया तो आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज का विद्यार्थी कल का नागरिक है। और हमारे जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें मोटे तौर पर कुछ रोड इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार हमने किए हैं। कुछ काफी गलतियां थी, काफी सुधारे हैं रोड सेफ्टी के बारे में। इसके बाद में इन्फोर्समेंट कानून में नया एक्ट भी हमने मंजूर किया, जिससे फाइन भी बढ़ा है। जो इन्फोर्समेंट है वो भी हुआ। इमरजेंसी में रोड के आजू बाजू में एम्बुलेंस मिले, अब हेलीपोर्ट भी बना रहे हैं ताकि तुरंत अस्पताल में जाके उनकी जान बचे। पर इसमें जो 5वां ई है, जो इंपॉर्टेंट है, वही एजुकेशन। जो ह्यूमन बिहेवियर है उसका माइंड सेटअप जब तक बदल नहीं सकते तब तक एक्सीडेंट रुक नहीं सकते। जैसे रेड सिग्नल होगा तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं रुक जाऊंगा। मोबाइल रखकर गाड़ी चलाते हुए बात नहीं करूंगा। अगर 2 व्हीलर चलाऊंगा तो हेलमेट पहनूंगा। अगर मेरी गाड़ी बड़ी है, ट्रक है, बस है, तो लेन डिसिप्लिन का पालन करूंगा। ओवर स्पीड नहीं करूंगा। ड्रिंक्स लेके गाड़ी नहीं चलाऊंगा। छोटी छोटी बातें हैं। और जिन बातों में बड़े लोगों को सुधारना थोड़ा कठिन है, पर बच्चों को अगर इसका अच्छा ट्रेनिंग दिया जाएगा तो भविष्य के बहुत जिम्मेदार नागरिक वो बनेंगे, जिसको बनाने का कार्य आप सब लोग कर रहे हैं। तो इस काम में आपका सहयोग प्राप्त करना, ये मेरा आने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। मैं आपसे आह्वान करूंगा कि ये जो माइंड सेटअप है बच्चों का, ये बदलने में आप लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होगा। और इसलिए रोड सेफ्टी प्रोग्राम में आप सब लोग सहयोग करें। पूरे वर्ल्ड में वी आर नंबर 1। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये ताली बजाने वाली बात नहीं है। एक्सीडेंट में नंबर 1 है। और ऐसे देश है कि जिनमें 0 एक्सीडेंट होते हैं। और जब वर्ल्ड के कॉन्फ्रेंस में मैं जाता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है, दर्द होता है कि मैं उस देश से आया हूं, उस देश का ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं जिस देश में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। और इसलिए ये एक गंभीर समस्या है। आपके स्कूल और कॉलेज में बच्चों को पढ़ाकर उनको संस्कारित करके आप जरूर सहयोग करिए। ये मैंने अपना एजेंडा अपने साथ लाया था और मैं उसकी रिक्वेस्ट करता हूं। जहां तक एजुकेशन की बात है, एजुकेशन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि देश के भविष्य को और देश के भविष्य के नागरिक को बनाने के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है, वो एजुकेशन से ही देश का भविष्य का व्यक्ति बनता है। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट नॉलेज नथिंग इज गोइंग टू हैपन। बट द नॉलेज इज इक्वली इंपॉर्टेंट, पर एट द सेम टाइम गुड पर्सन जिसको हम लोग संस्कारित कर रहे हैं वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
विवेकानंद जी ने कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। खाली पेट को तत्वज्ञान नहीं सिखाया जाता, और इसलिए नॉलेज से शिक्षा को प्राप्त करते हुए हम अपना जो विद्यार्थी अपना करियर बनाएगा, निश्चित रूप से उसको देश विदेश में अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छी इंडस्ट्री उद्योग खोल सकेगा, ताकि प्रगति और विकास की ओर देश भी जाएगा और वो भी जाएगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से नॉलेज इज ए पावर। मैं अक्सर एक बात रिपीट करते रहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। नॉलेज में बहुत बड़ी ताकत है, नॉलेज ए पावर है। और इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने नॉलेज को वो कहा कि टाइग्रेस जो होती है उसका मिल्क, वैसे नॉलेज की तुलना उन्होंने की है। और इसलिए ये नॉलेज जो है ये रोजगार भी निर्माण करता है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से भविष्य के नागरिक कैसे तैयार करने हैं, इसका संबंध आपके सिलेबस के साथ है। आपका सिलेबस उसको क्या सिखाता है, क्या बनाता है, क्या संस्कारित करता है, उसके ऊपर उसकी फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट होने वाली है। फ्यूचरिस्टिक विजन, फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत बार मित्रों से कहता हूं कि भाई यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आंखें दान किए जा सकते पर दृष्टि दान नहीं की जा सकती। एप्रोप्रिएट विजन, एप्रोप्रिएट फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर द एप्रोप्रिएट फ्यूचर, ये आप निश्चित रूप से इन विद्यार्थियों को दे रहे हैं। और इसलिए हमारे शिक्षा का सार्वत्रिकरण भी होना चाहिए और शिक्षा की गुणवत्ता भी मेंटेन होनी चाहिए। आज तक अनेक कमीशन बने और स्वाभाविक रूप से उन्होंने अनेक प्रकार के रिपोर्ट दिए हैं, पर शिक्षा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपयोग अगर कोई है तो क्या हम जिम्मेदार नागरिक बनाने में हमारे शिक्षा क्षेत्र में सफल हुए हैं? क्या जिस प्रकार का व्यक्ति हम बनाकर देश के लिए देना चाहते हैं वो ठीक हुआ है, नहीं हुआ है? इसका कहीं ना कहीं तो इंट्रोस्पेक्शन आपको सबको करना ही होगा। और इसलिए मुझे लगता है ये कठिन है पर असंभव नहीं है। ये बात जरूरी है कि इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब बातों के अलग अलग साइंस की बातें विद्यार्थी सीखें, पर इसके साथ साथ स्वाभाविक रूप से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आर्थिक दृष्टि से पैसा मिलने से जीवन में सब बातें हासिल हो जाएगी? अगर आज जिस विद्यार्थी को हमने टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं, एजुकेशन सिखा रहे हैं, उसका क्वालिफिकेशन मिलने के बाद उसको बहुत बड़ी नौकरी मिलेगी, डॉलर में बहुत बड़ा पगार मिलेगा, क्या इज इट ए एंड? मुझे लगता है ये पर्याप्त नहीं है। जीवन की परीक्षा में वो एक अच्छे इंसान के रूप में, एक नागरिक के रूप में जब यशस्वी होता है, दैट इज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ। और वो करने के लिए एक तरफ नॉलेज एज ए पावर और दूसरी तरफ हमारी इतिहास, संस्कृति और विरासत से हमको मिली हुई जो बातें हैं वो है मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और मूल्याधिष्ठित परिवार पद्धति, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड सोशल सिस्टम, फैमिली सिस्टम। तो वैल्यूज क्या होती है? कहीं ना कहीं एजुकेटर क्लब जैसे लोगों को ये पढ़ाना होगा, सिखाना होगा कि व्हाट आर द वैल्यूज। वैल्यूज बहुत है और बहुत सिंपल है। रास्ते पर जाते समय अगर कोई कागज है तो वो फेंक के देना, तो स्वच्छता भी ये भी एक है कि निश्चित रूप से पढ़ाना होगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से छोटी मोटी बातों से लेकर छोटे छोटे गुणों से लेकर जो वैल्यूज है, सच बोलना चाहिए, गुरुजनों का आदर करना चाहिए, परिवार में सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। आपको मैं मानता हूं कि एजुकेशन एक परिवार है, इसमें टीचर है, प्रोफेसर है, पालक है, विद्यार्थी है और शिक्षाविद है। तो जब परिवार होता है तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द मैनेजमेंट इन परिवार, इन फैमिली? वी नीड कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द फैमिली। संवाद नहीं होगा तो विसंवाद होगा, और विसंवाद नहीं होगा तो वितंडवाद होगा। क्या इसमें रिलेशनशिप है? कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन है?
देखिए, नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट. उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इंफिनिटी. यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज. और अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है कि जो 100% परफेक्ट है. और इसलिए परफेक्शन, ये जो बातें होती है कि हमारे व्यक्ति को गुणदोषों के साथ हम स्वीकारते हैं. आपके स्कूल में आपने जिसको एडमिशन दिया है, वो लड़के के प्लस और माइनस, गुण और दोषों के साथ आपने उसको स्वीकार किया है. और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी फैक्ट्री है कि उसमें रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम आप कर रहे हैं. और इसलिए उस व्यक्ति को आप कैसे पढ़ा रहे हो, कैसे सिखा रहे हो, उसका स्वभाव कैसे बदल रहा है, उसका व्यक्तित्व कैसा बदल रहा है, स्पोर्ट्स से लेकर कल्चर तक, और सब विषयों में उसका आगे बढ़ना कैसे संभव होगा, और उसका जो आप मार्गदर्शन करेंगे वो तो बिल्कुल उसी के आधार पर उसका भविष्य होगा. मैं तो बहुत बार एक मोटे तौर पर एक बात कहता हूं कि अगर विद्यार्थी अच्छा बना तो क्रेडिट गोज टू टीचर एंड हिज फादर एंड मदर, और विद्यार्थी अगर बिगड़ गया देन डिस्क्रेडिट इज ऑल्सो गोइंग टू हिज टीचर एंड हिज फादर एंड मदर. आप सब बातों की चिंता करते हो. घर से निकालने के बाद आप मेरे बात को अन्यथा मत लीजिए, पर 4 बार आईने में देखते हैं, मैचिंग बराबर हुआ कि नहीं देखते हैं. सब बातों को जितना कॉशियसली देखते हैं बहुत अच्छी बात है. क्या उतना कॉशियसली उस विद्यार्थी पर संस्कार करके उसको बनाने के बारे में हमारा अप्रोच उतना ही सिंसियर, सीरियस है? मुझे लगता है आप सबका होगा, क्योंकि आपको रत्न एजुकेशन के रत्न है आप, तो परिवार आपको निश्चित रूप से होगा. और होगा नहीं होगा तो आपको सोचना है. और इसलिए जीवन एक प्रकार से परीक्षा है. एसएससी, एचएससी की परीक्षा, 12th की परीक्षा, इंजीनियरिंग कॉलेज की परीक्षा, मेडिकल कॉलेज की परीक्षा, एमबीए की परीक्षा, इसमें सबसे नॉलेज इंपॉर्टेंट है. और बहुत से विद्यार्थी नॉलेज में निश्चित रूप से प्रावीण्य भी प्राप्त करते हैं. पर नॉलेज में प्रावीण्य प्राप्त करने के बाद समाज में, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में एक नागरिक के रूप में उसका चाल चलन, व्यवहार और चरित्र कैसा है, इसकी भी शिक्षा उसको देनी पड़ेगी. उसके जीवन में जो संघर्ष आएंगे, उस संघर्ष का प्रतिकार करने की क्षमता भी उसमें निर्माण करनी पड़ेगी. लाइफ इतना आसान नहीं होता. लाइफ इज ए गेम ऑफ कंपल्शन, कॉन्ट्राडिक्शंस, लिमिटेशंस, और अनेक बार काफी संघर्ष भी होता है. और ऐसे संघर्ष में समस्याओं पर मात करके जीत हासिल करना ये आसान नहीं है. और इसलिए वो व्यक्तित्व कितना स्ट्रांग है, कितना संवेदनशील है, कितना लोकाभिमुख है, कितना समाजाभिमुख है, कितना परिवार के प्रति कटिबद्ध है, कितने जो संस्कार आपने वैल्यूज के रूप में दिए उसके प्रति वो कितना महत्वपूर्ण है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है. 3 बातें जो होती है जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि हमारे आसपास की परिस्थिति कैसी है. अभी दिल्ली ये वर्ल्ड की सबसे पोल्यूटेड सिटी है. बीच में सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रही थी चीफ जस्टिस के सामने, तो उन्होंने मुझे भी कहा कि मैं आपको समझ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं पोल्यूशन में काफी कुछ काम करते रहता हूं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में आइए. और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द सोसाइटी. 1 इज इथिक्स, जिसमें एजुकेशन और वैल्यूज उसके संस्कार आए, सामाजिक और राष्ट्रीय संस्कार आए, दैट इज रिलेटेड विद द इथिक्स. 2nd इज इकोनॉमी, जिसका मैंने जिक्र किया है कि अगर आप पैसा जीवन का साधन है, साध्य नहीं है, पर पैसा ही नहीं मिलाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा. और देश का एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए. टेक्नोलॉजी इनोवेशन के आधार पर हम प्रगति और विकास के ऊपर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं. आज हमारा नंबर 5वां है. हम 3rd वर्ल्ड की इकोनॉमी बनाने का प्रधानमंत्री जी का सपना है. तो एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, सब जगह पर हम जब प्रगति और विकास की ओर आगे जाएंगे तो प्रगति होगी. इंपोर्ट को कम करेंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे. मैं तो एग्रीकल्चर में ही काम करता हूं. मैं आपके जितना विद्वान नहीं हूं. जितनी बातें मेरे बारे में डागर साहब ने कही वो सब सच है. अगर कहूंगा तो मेरे साथ अन्याय होगा, और झूठ कहूंगा तो उनके साथ अन्याय होगा. तो मैं तो इतना बड़ा नहीं, पर
हमारे यहाँ 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। तो मैं पिछले करीब 35-40 साल से किसानों में काम कर रहा हूं। और अभी मैं वैसे इंजीनियर नहीं हूं, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए मैं डिस्क्वालीफाई हुआ था। मैं जब 11th में था तो 75 इमरजेंसी लगी थी, तो मैं इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष में था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मुझे 52% एग्रीगेट मार्क मिले एचएससी में, और साइंस ग्रुप में 49.26% मिले। तो प्रोफेशनल कॉलेज के एडमिशन के लिए 50% आवश्यक होते हैं, वो नहीं होने के कारण मैं इंजीनियर नहीं बन पाया। पर अब मुझे 7 डिलीट्स मिली है, और 7 में से 4 डिलीट एग्रीकल्चर साइंस की है, और 4 काफी अच्छे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की। अभी तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी है मेरठ के पास, एसबीएम शायद, उनकी मिली। अभी आसाम में मैं जा रहा हूं और एक डिलीट मिली है। पर मैं अपने को डॉक्टर नहीं लगाता, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इतना विद्वान नहीं हूं। पर एक बात मैं आपको बताता हूं कि आने वाले समय में आपके रोल को बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो युवा है, विद्यार्थी है, आप ऐसे कलाकारों की ये काली मिट्टी है। आप जैसा आकार देना चाहते हो वैसा आकार मिलेगा, पर उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है वी मस्ट लॉयल टू अवर प्रोफेशन। हमारी प्रोफेशनल इथिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग कहते हैं कि धर्म का अर्थ लोग अलग अलग करते हैं, पर कोई टीचर कहता है कि मैं शिक्षक धर्म इस मेरे कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। कोई बोलता मैं पत्रकार धर्म का पालन कर रहा हूं। यहां धर्म का अर्थ कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो पहली बात तो ऐसी है कि आपके कर्तव्य के साथ आप ही को सोचना है कि आप कितना कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं। मैं बहुत बार हमारे यहां सरकारी इसमें कहता हूं, डिपार्टमेंट में अधिकारियों के सामने, कि फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। आपके व्यक्तित्व में जो क्षमता है, जो गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता का उपयोग करके आपको भी नई नई चीजों को सीखना पड़ेगा। जो ये समझते कि हमें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं होता। जो ये समझेंगे कि मैं जीवन भर विद्यार्थी हूं, उसको ही सीखने का अवसर है। और सीखने की चीजें बाहर नहीं होती। मैं बहुत बार कहता हूं कि मैं दिल्ली आया तो मेरे काफी लोगों से अच्छे दोस्ती है, क्रिकेटियर्स है, फिल्म एक्टर्स है, वर्ल्ड के लोगों से मिला हूं, बिल गेट्स से मिला हूं, काफी अलग अलग प्रकार के लोगों से मिला हूं। तो मेरे एक मित्र ने पूछा कि तुम्हारा अनुभव कैसा है। तो मैंने उसको सहजता में एक बात बताई कि जिन लोगों को दूर से मैं बहुत बड़ा समझ रहा था, उनके नजदीक जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं जिनको जितना बड़ा समझ रहा हूं इतने ये बड़े नहीं है। और जिनको मैं दूर से बहुत छोटा समझ रहा था, उनके नजदीक जाने के बाद मुझे पता चला कि ये बहुत बड़े हैं। क्वालिटी एंड गुणवत्ता, इसके ऊपर किसी का पेटेंट नहीं है। आप में से अनेक टीचर ऐसे कि उनकी एक एक क्वालिटी बहुत अच्छी है, जिसको हम स्वीकार कर सकते हैं। कभी कभी अनेक बार ऐसा होता है कि हमारे आजू बाजू में ऐसे लोग होते हैं, उनसे अच्छाई को हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, और इसी से परफेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं। यू कैन नॉट कैच योर ओन इमेज। वैसे अच्छाई कभी पूरी तरह स्वीकार करके भी और भी बाकी रहता है। और इसलिए जीवन में आप भी अच्छे बने, आप भी आदर्श बने, और आपके कारण आपके विद्यार्थी जिनको आप पढ़ा रहे वो भी अच्छे बने। और जब दोनों अच्छे बनेंगे तो समाज में गुणात्मक परिवर्तन होगा, क्वालिटेटिव चेंज होगा। आज मैं फॉरेन में गया था, तो मैं जा रहा था, तो मैं रास्ता क्रॉस कर रहा था, तो दूर से गाड़ियां रुक गई सब। उनको किसी ने बताया नहीं। वो अगर वहां ये कर सकते तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं संभव होगा। ऐसे बहुत सी बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, उसको अपनाने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। और लाइफ में चैलेंजेस तो होते ही है। मैं बहुत बार कहता हूं कि ऐसे बहुत से लोग हैं, देर आर मेनी पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स, एंड देर आर मेनी पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। तो ये तो आपके व्यक्तित्व पे डिपेंड करता है। तो कर्तृत्व, नेतृत्व और व्यक्तित्व, इसका जो विकास होता है, दैट इज ए प्रोसेस।
एजुकेशन एक उसका पार्ट है, पर जो विशेष रूप से इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जैसे पर्यावरण की बात मैं कर रहा था तो मुझे आगे पॉइंट छूट गया था कि पर्यावरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं इसमें काम करता हूं। आपके यहाँ परली जलती है, तो परली से मैं 5 साल से काम कर रहा हूं। अभी परली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार होता है और उसके कारण ट्रक, बसेस और स्कूटर चल सकती है। मैं अक्सर एक कहता हूं कि वेस्ट में वैल्यू क्रिएट करो। नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट. It is depending upon the appropriate vision of the appropriate leader and appropriate technology that you can convert waste into wealth. और इसलिए अभी पानीपत में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, इंडियन ऑयल ने डाला है, जो 1 लाख लीटर परली से इथेनॉल बनाते हैं, जिससे हम गाड़ियां चलाते हैं। अभी पेट्रोल का अल्टरनेटिव है, और 150 टन बायो बिटुमिन तैयार करते हैं, और अभी हवाई ईंधन यानी बायो एविएशन फ्यूल तैयार कर रहे हैं। अब 186 प्लांट ऐसे जो बायो सीएनजी, बायो एलएनजी तैयार कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, तो परली से अब एविएशन फ्यूल तैयार होगा, तो परली क्यों जलाएगा कोई, जब परली में वैल्यू क्रिएट होगी। तो प्लास्टिक से वेस्ट पेट्रोल तैयार, वेस्ट प्लास्टिक से पेट्रोल तैयार होता है, क्रूड पेट्रोल। तो ऐसी बहुत सी बातें, ग्लास, मेटल, सबका रिसाइकलिंग होता है। अभी यूज टायर को हमने मैंडेटरी किया है कि वो बिटुमेन में डाले, प्लास्टिक को 7% और रबर की पाउडर 15%। बांबू के क्रैश बैरियर हमने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के क्षेत्र में हमको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। मेरे पास हाइड्रोजन की कार है, आज नहीं लेके आया मैं, पर घूमता हूं उसमें। फिर 100% कॉर्न से, राइस से, परली से, बायोमास से तैयार होने वाली बायो इथेनॉल की इनोवा गाड़ी है टोयोटो की। और जो गाड़ी 60% बिजली तैयार करती और 40% इथेनॉल पे चलती है। इथेनॉल का रेट 60 रुपए, पेट्रोल का 120 रुपए, तो एवरेज पेट्रोल का रेट 25 रुपए लीटर होगा और प्रदूषण 0। अब हाइड्रोजन जो है वो भी आप जरूर पढ़ाइए। हाइड्रोजन 4 प्रकार का है। एक तो ब्राउन हाइड्रोजन जो पेट्रोलियम से होता है, दूसरा हाइड्रोजन जो है वो हमारा विशेष रूप से हम लोग जो बायोमास बनाते हैं, बायोमास यानी परली है, राइस स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, उससे और गंदे पानी से बनाएंगे तो वो ग्रीन हाइड्रोजन है। कोयले से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन है। और हमारा देश 16 लाख करोड़ की फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करता है और पूरा प्रदूषण होता है। दिल्ली में एक रिपोर्ट आया है कि हमने जितना प्रदूषण दिल्ली में होता है उसके कारण एवरेज 10 साल लाइफ दिल्ली के लोगों का कम हो रहा है। तो क्या ये प्रदूषण को रोकने के लिए हमारे बच्चे, आप लोग मिलकर काम नहीं कर सकते? कचरे के कूड़े में इतना कचरा पड़ा है। अभी मैंने UR2, मैं दिल्ली को ज्यादा जानता नहीं हूं, इतने में पानीपत से जब आते तो हमारा पेरिफेरल रोड है, तो वहां से एयरपोर्ट आने के लिए 2 घंटे लगते थे। तो UR2 हमने बनाया, अभी 3-4 महीने में इसका इनॉग्रेशन होगा। वहां से 20 मिनट में शिव मूर्ति से हम लोग एयरपोर्ट के एयर स्ट्रिप के नीचे टनल बनाइए, T3 हम पहुंच जाएंगे तो 20 मिनट्स में। और फिर द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाया, वो तो मार्वल है, स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। वहां से डायरेक्ट दिल्ली मुंबई हाईवे पे जाएंगे और डायरेक्ट मुंबई पहुंच जाएंगे 12 घंटे में, और जयपुर में 2 घंटे में। तो आज मैं आपको ये कह, इससे दिल्ली का ट्रैफिक जाम कैसे कम होगा, प्रदूषण कैसे कम होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी कैसे आएगी, हमारे वेस्ट का उपयोग हम वेल्थ में कैसे कन्वर्ट करें। अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो लोग इनिशिएटिव लेंगे। और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए भी कमिटमेंट बहुत आवश्यक है। और इससे हमारा लाइफ जो है सस्टेनेबल होगा और सुसह्य होगा। हम क्या खाते हैं, मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम आज हमारे यहाँ कैबिनेट में चर्चा हो रही थी। मैं तो शाकाहारी हूं, पर अमेरिका में और सिंगापुर में वर्ल्ड में एक वेज चिकन और वेज मटन बनता है। तो मैंने वो एक्सपेरिमेंटली लाया था। हमारा एक सावजी मटन बहुत ब्रांड बहुत प्रसिद्ध है, और मैंने कहा ये तुम ओरिजिनल मटन और चिकन में डाल के देखो। तो वो 200 रुपए किलो है और मटन चिकन 600 रुपए किलो है। 50% डाला तो पता ही नहीं चलता ये किससे बना है। ये सोयाबीन केक से बना है, उसमें 49% प्रोटीन है
और ये खाने से, प्रोटीन मिलने से कोई मेल न्यूट्रिशन नहीं होगा। तो आहार में भी क्या बच्चे खाते हैं, कौन सा खाना खाना चाहिए, ये भी है। आज सब जगह फास्ट फूड आया है, बर्गर खा रहे, पिज्जा खा रहे, क्या इससे हमारी हेल्थ अच्छी होने वाली है? दिन भर देखो तो मेरे घर पर भी मैं देखता हूं बच्चे दिन भर मोबाइल फोन पे बैठते हैं। ऐसा लगता है कि मोबाइल हाथ से लेके कुएं में फेंकना चाहिए। क्या हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत में कोई ऐसी अच्छी चीजें नहीं है? जब महाभारत सीरियल हुई थी, रामायण की सीरियल हुई थी, तो लोग रास्ते पर दिखते नहीं थे। चाणक्य की सीरियल आई, दिखते नहीं थे। तो मैं अक्सर एक बात बताता हूं कि जो बच्चों को अच्छा दिखना उन्होंने अच्छा पढ़ाना, अच्छा उनको, ये आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आसान हो गई और मनोरंजन तो होता ही है। अमिताभ बच्चन जी क्या, मैं गया था, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है, मुझे बहुत रिकॉग्नाइज करते हैं। मुंबई से हूं मैं, वैसे नागपुर से, मैं महाराष्ट्र में, मुंबई में काफी दिन रहा। तो मैंने उनको कहा था कि अमिताभ जी, वो मैं बचपन से आपके पिक्चर बहुत देखता था। दीवार 3 बार देखा, जंजीर 3 बार देखा, आनंद 5 बार देखा। तो मुझे फाइटिंग के पिक्चर बहुत पसंद है। तो उन्होंने मुझे कहा, देखो नितिन जी, फाइटिंग के पिक्चर आपको पसंद है, अच्छी बात है, पर एक पिक्चर अच्छी चलती है तो लोग 6 महीना याद रखते हैं, और संगीत भी अच्छा होगा तो साल भर याद रखते हैं। पर बोले हम मुंबई वाले आपको 100 साल याद रखेंगे। तो मैंने कहा, मैंने क्या किया? बोले रोज ट्रैफिक जाम में जब निकल जाते तो याद करते कि मैंने 55 उड्डान पुल, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे ये मुंबई में बनाया। तो बोलते रोज इसके कारण हम आपको याद करते हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छी बातों को लोग याद करते। भले आप भूल जाते हो, अब मैं भूल गया हूं, पर लोग नहीं भूले। और इसलिए संघर्ष करना है, जीवन में संघर्ष होगा, और संघर्ष करते समय संघर्ष पर मात करना है। मैं एक बहुत अच्छी बात बहुत बार बच्चों को बताता हूं कि मैं जब स्टूडेंट लीडर था यूनिवर्सिटी में, तो हमारी पार्टी हारती थी। तो वो लोग व्यंग में कहते थे अटल जी अडवाणी को, हम 2 हमारे 2। तो मैं उस समय आया तो मैं भी स्टूडेंट यूनियन के चेयरमैन के लिए 6 वोट से हार गया था। तो मुझे लग रहा था कि ये पार्टी में जो मैं हूं इसको कोई फ्यूचर नहीं है। तो मेरे साथ जो जीता था वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वो डॉक्टर श्रीकांत जिचकार करके। तो उन्होंने बहुत डिग्री हासिल की थी, वो रिकॉर्ड था उनका इंडिया में। तो उन्होंने मुझे एक किताब दी थी, बोले यू आर ए गुड पर्सन बट इन ए बैड पार्टी, यू कैन थिंक अबाउट टू चेंज योर पार्टी, देन योर फ्यूचर विल बी ब्राइट। मैं कुएं में कूदूंगा पर पार्टी नहीं बदलूंगा। तो उन्होंने मुझे कहा, तो उन्होंने किताब दी थी, किताब थी रिचर्ड निक्सन की। उनके जीवनी में उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी थी। जब वाटरगेट का कांड हुआ तो वॉशिंगटन में उनको अच्छे एरिया में रहने के लिए भी लोगों ने मनाही की थी, और ऐसे समय उन्होंने वो किताब लिखी थी। उसमें एक सुंदर वाक्य था, द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन इज डिफीटेड बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। युद्ध में हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, ये युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाता है तो समाप्त हो जाता है। तो आप जो भविष्य के नागरिकों को तैयार कर रहे हैं उनको नॉलेज भी देना है, उनको संघर्ष के साथ लड़ने की सीख भी देनी है, वो इकोनॉमी अपनी मजबूत कर सके ये भी आपको करना है, सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल अवेयरनेस भी उनको निर्माण करना है, और नेशनल कमिटमेंट एंड नेशनल अवेयरनेस भी निर्माण करना है, और सही अर्थ में देश के लिए युगानुकूल ऐसा अच्छा नागरिक वो बने, ये आपका मिशन है। और इसी कार्य में आप अच्छा कर रहे हैं, इसलिए आपको अवार्ड मिला है। मैं आपका बहुत बहुत सम्मान करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार।